हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का हम लोग पार्ट 7 आज डिस्कस करने वाले हैं और ये आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, इसमें आपका हमने आईआरआर इससे पहले वाले 6 पार्ट में कंप्लीट किया था। मैंने आईआरआर के लिए आपको बताया था कौन सा आपको ट्रिक जो है इस्तेमाल करना है, हिट और ट्रायल। आईआरआर के बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था एम आई डबल आर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये न्यूमेरिकल आपका एम आई डबल आर के ऊपर ही है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ एम आई आर आर कैन बी, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एम आई आर आर के बारे में आपको क्या मालूम है। उसमें हम करते क्या थे कि जो भी हमारा जिस भी साल हमें नेगेटिव कैश फ्लो होता था, यानी जिस भी साल हमें लॉस होता था, तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके जो हमने खर्चा किया होता था कॉस्ट, उसी में हम उसको ऐड कर देते थे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि जिस भी साल हमारा कैश फ्लो नेगेटिव होगा उसको हम अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्या उसको हम सीधे सीधे ऐड करेंगे? नहीं, उस नेगेटिव कैश फ्लो को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी साल आपको मान लीजिए 10,000 का लॉस हुआ, 2 साल बाद आपको 10,000 का लॉस हुआ, तो उस साल के 10,000 के लॉस को आप अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे। बट जो भी 10,000 का आपको लॉस हुआ, तो उस 10,000 को क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। और जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही आपकी जो कॉस्ट है उसमें आपको ऐड कर देना है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जुड़ जाएगा। जिस भी साल आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, जिस भी साल आपको प्रॉफिट होगा, जिस भी साल आपकी कैश फ्लो प्लस आएगी, तो उन कैश फ्लो को हमें आगे इन्वेस्ट कर देना है। यही दो चीज होती थी उसमें। जिस साल नेगेटिव होगा, मतलब इसमें लेके कुछ नहीं जाना। जनरली क्या होता था कि जो कैश फ्लो उसको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको अपने इन्वेस्टमेंट में दोबारा नहीं इन्वेस्ट करते थे। बट जो आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा, इसमें एक्चुअली दो बातें होती है। पहली चीज, जिस भी साल आपको नेगेटिव कैश फ्लो होगा, उस कैश फ्लो को हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड करेंगे, इसको डिस्काउंट करके, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके। दूसरी बात है इसकी कि इस जो भी हमें कैश फ्लो है उसको हम क्या कर देंगे, अपने अपने उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, अपने उस इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्ट कर देंगे। ये दो चीजें हमें याद रखनी है मॉडिफाइड में। उसी के साथ अपना न्यूमेरिकल है, ये शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी आपका है। इसमें बोला है कि आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उसकी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो इनफ्लो का डेटा आपको दिया है। आपका 6 साल ये प्रोजेक्ट चला और पहले साल आपका कैश फ्लो हुआ -240, 0 ईयर। ये तो वही है जो आपने कॉस्ट, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर पहले साल आपका -160, यानी पहले साल आपको 160 का लॉस हो गया। पर हमने क्या कहा था, इसमें जो भी हमारा लॉस होता है यानी नेगेटिव कैश फ्लो, उसको हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड करते हैं और उसको हम पहले डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी कॉस्ट में ये ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट कर देंगे। मतलब हम मानेंगे जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे मानेंगे, मान लीजिए किसी ने अपनी दुकान खोली 10,000 से। ठीक है, दुकान वाला एग्जांपल हम लेते हैं हमेशा। और पहले साल मान लीजिए, पहले महीने, पहले साल उसको 1,000 का घाटा हो गया, तो वो 1,000 के घाटे को अपना घाटा नहीं दिखा रहा, वो 1,000 को पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि ये 1 साल बाद हुआ है, तो जब दुकान खुली गई थी 1 साल पहले, तो 1 साल पहले में इसको डिस्काउंट, इसको जो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा इस 1,000 को। मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है 800 रुपये, इसको 10,000 में ऐड कर देगा, फिर वो बोलेगा मैंने दुकान खोली थी 10,800 से। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। तो जब भी नेगेटिव लॉस होगा आपको कैश फ्लो, उसको आपको क्या करना है, उसको पहले डिस्काउंट कर लेना है, यानी जो भी आपके फ्यूचर के कैश फ्लो उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, और जो भी अपनी कॉस्ट लगाई थी उसमें आपको जोड़ देना है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जुड़ जाएगी। और जो आपकी प्लस कैश फ्लो है, तो उसको आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे वही हो रहा है। पहले हम जो है इसमें आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको 15% दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बस पहले साल ही आपको घाटा हुआ है, माइनस का कैश फ्लो। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन छः, ये जो बाकी के आपके जो 5 साल बचे, इसमें आपको फायदा ही हुआ है, हर जगह आपको प्लस वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो पहले साल बस हमें 15% का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी कॉस्ट की जो है कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ये तो जीरो में है, तो ये तो 240 है ही है। प्लस ये जो आपको 160 का लॉस हुआ है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यही तो हमने सीखा था। पहला पॉइंट यही बोलता है कि जिस भी साल हमारा कैश फ्लो नेगेटिव है उसको हम डिस्काउंट करेंगे और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 240 है, तो उसमें ऐड किया है, बट इसको पहले हमने डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट कैसे करेंगे? 160 ये हमारी कैश फ्लो है, डिस्काउंट के लिए क्या करना है, ये हमारी फ्यूचर कैश फ्लो है। 160 रुपये का लॉस हमें 1 साल बाद होगा, तो उसको हमें अभी कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में। तो कैश फ्लो कितनी 1 साल बाद? 160, एन एक है, तो ये हमारी फ्यूचर कैश फ्लो है। हमें इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, तो वही वाला फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴ n। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका फॉर्मूला उल्टा हो गया। फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। और हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। ठीक है, चलिए फ्यूचर वैल्यू कितना है हमारा 160 रुपये, 1 + r कितना है आपका, कितना इंटरेस्ट रेट है आर आपका 15%। तो 15 का परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.15। इसका पावर n, कितना टेन्योर है, पहले साल का डेटा, तो 1 हो जाएगा। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 160 डिवाइडेड बाय 1.15। चलिए हम लोग कैलकुलेटर लेते हैं। इसमें 160 को हम डिवाइड करेंगे 1.15 से।
कितना आंसर मिला 139.13। ये देखिए इस चीज को ऐड करके मिलेगा कितना 139.13। इसको ऐड करके इसको सॉल्व करके उसमें हमें 240 भी ऐड करना होगा। चलिए 240 ऐड करते हैं हम लोग उसमें 139.13 प्लस 240 कितना आ गया 379.13। ठीक है ये हमारा क्या आ गया ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो एक काम आपका यहाँ पे हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गई है। ये तो कैश फ्लो थी ये हमारा घाटा था जिसको हमने अपनी कैश फ्लो में ऐड किया। पर हमने क्या देखा था हम अपने जो भी लॉस होगा जिस भी साल हमारा कैश फ्लो नेगेटिव आएगा तो उसको अपनी कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। और ये माइनस क्यों लगा क्योंकि हमने पैसा लगाया ये हमने पैसा इन्वेस्ट किया। तो जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो या तो माइनस में या ब्रैकेट में दिया होता है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा। तो 240 तो हमें मालूम है कि हमने इन्वेस्ट किया वो हमने अभी इन्वेस्ट किया तो इसलिए उसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको 1 बोल सकते हैं। प्लस 160 जो है वो कब एक साल बाद है तो एक साल बाद वाले को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इसीलिए उसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन के बदले हो जाएगा 1 और आर के बदले हो जाएगा 0.15। तो इसको हमने सॉल्व किया सॉल्व करके हमें कितना मिला 160 डिवाइडेड बाय 1.15 जो कि आया 139.13 ये पूरा। और 139.13 में हम 240 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 379.13। ठीक है तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इसमें आ गई। एक काम हमारा इसमें हो गया। अब हमें टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनफ्लो सॉल्व करना है। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए MI हमने देखा था ना यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था टीवी टीवी क्या था आपका टर्मिनल वैल्यू। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो भी आपका कैश फ्लो था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है तो ये हमारा कैश फ्लो है जो कि हमने इन्वेस्ट किया है। टीवी आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। टर्मिनल वैल्यू मतलब जो भी आपकी कैश फ्लो होगी उसको आपको इन्वेस्ट करते चलना है। ठीक है जो भी आपकी कैश फ्लो होगी उसको आपको इन्वेस्ट करते चलना है। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मुला भी दिया टीवी का। जो भी आपको कैश फ्लो होगा 1 प्लस आर का पावर n माइनस टी। अब ये n माइनस टी आप फॉर्मुला मत याद कीजिए मैं आपको सीधे बता दूंगी कि आप लोग उसको किस तरह से जो है टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसमें कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है। देखिए और टर्मिनल वैल्यू में क्या हो रहा है कि एक तरह से कैश फ्लो आ रही है। ठीक है दूसरे साल की कैश फ्लो आ रही है कितनी 40। अब हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर आर वही हमारा 15% 0.15। तो ये वही हो जाएगा 1.15 जैसे यहाँ पे था ना 1 पॉइंट सेम। इसका पावर 4 क्यों लिखा हुआ है। टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का मतलब फाइनल वैल्यू। टर्मिनल क्या बताता है फाइनल वैल्यू। भले ही हमें 40 रुपए मिल रहा है दूसरे साल बट वो जो 40 रुपए उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे कितने साल के लिए 1 2 3 4 4 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि ये जो सेकंड ईयर है सेकंड ईयर में 40 रुपए का कैश फ्लो मिला तो इसको हम 1 2 3 4 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। टर्मिनल मतलब लास्ट तक जब तक हमारा प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। तो 40 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किससे 4 साल के लिए। तो इसीलिए जो 40 है उसके साथ यहाँ पे आपका एन के बदले 4 लिखे हैं। क्यों क्योंकि जो 40 वाला पैसा है वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। 120 रुपये अगले साल मिलेगा उसको हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 2 3 3 के लिए। तो इसलिए 120 वाले को 3 लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर मिलेगा हमें 200 रुपये। तो 200 रुपये के बाद कितना बचेगा हमारे पास एक ही साल बचेगा यहाँ पे ना एक ही साल के लिए। तो यहाँ पे 1 लास्ट में जो 240 है उसको हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो वही आपका टर्मिनल वैल्यू है। तो टर्मिनल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है हमें अपनी जो भी जो इसमें एक्चुअली हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें जो है 40 रुपये तो अभी मिल रहे हैं फ्यूचर में कितना मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो जो 40 रुपये अभी मिल रहा है उसका हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ठीक है तो ये बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। टर्मिनल वैल्यू हमारे को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला होता था प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू कितना वैल्यू मिल रहा है हमें हमें मिल रहा है 40 रुपये। ठीक है तो पी के बदले हम लिख देंगे 40 1 प्लस आर आर जो भी आपका 15% का पावर एन। तो वो जो 40 रुपये उसका टर्मिनल वैल्यू क्या है ये 40 रुपये कितने साल के लिए इन्वेस्ट होगा। तो ये मैं दूसरे साल मिल रहा है तो हम 3 4 5 6 4 सालों के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 40 पुट करेंगे तो हमारे को आर का वैल्यू एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है उससे अगले साल 120 के टाइम पे 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 साल बचेंगे। 160 के टाइम पे 2 साल 200 के टाइम पे 1 साल वही यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है। ठीक है 160 के टाइम पे 2 साल 200 के बदले 1 साल और जब 240 लास्ट है उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है आर आपको दिया हुआ है एन जो है चेंज होता जाएगा कैसे आपको देखना है कि कितने रिमेनिंग ईयर्स बचे हैं। ये सेकेंड ईयर है ये क्या है सेकंड ईयर है। कितने रिमेनिंग ईयर्स बचे 6 साल के लिए। तो 6 साल में से आपको 2 को माइनस करना होगा। इस केस में 6 में से 3 को माइनस करना होगा। तो वही यहाँ पे माइनस वाला आपको फॉर्मुला दिया था। मैंने आपको बताया था ना कि इस कंसेप्ट को समझेंगे कि माइनस क्यों कर रहे हैं। देखिए वही है एन मतलब कितने साल के लिए आपका टोटल प्रोजेक्ट है टी मतलब वो साल क्या चल रहा है। अगर सेकेंड ईयर में आपको कैश फ्लो मिल रहा है तो 6 - 2 वो आपका वैल्यू हो जाएगा एन माइनस टी का। उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला यानी यहाँ पे आपकी जो टर्मिनल वैल्यू है एक तरह से टर्मिनल वैल्यू नहीं आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। टर्मिनल मतलब होता है लास्ट अल्टीमेट। तो जो फ्यूचर वही आपकी टर्मिनल वैल्यू है।
ठीक है, फॉर्मूला तो हम देखेंगे MIR का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले में बस हमें दो चीजें चाहिए, एक तो जो हमने कैश फ्लो निकाला था आपका, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट था, PVC, एक हमें वो चाहिए और दूसरा हमें टर्मिनल वैल्यू चाहिए। फॉर्मूले में बस हमें वही पुट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपका जो MIRR का रेट है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय पावर n 6 ईयर्स के लिए। बस यही फॉर्मूला है और इसमें हमें MIRR कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में ईजी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। बस हमें दो वैल्यू चाहिए, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो सॉल्व करना ईजी है। जब जब नेगेटिव कैश फ्लो हुआ उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ये तो हमने 0 ईयर में अभी लिया ही है, तो उसको हमें कुछ नहीं करना। जो पहले साल में नेगेटिव कैश फ्लो उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कैश फ्लो को कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने देखा कि ये कैश फ्लो एक साल बाद मिलेगा, तो अभी उसकी कितनी वैल्यू है। तो इसीलिए 160 को हमने 1 डिवाइडेड बाय 1+0.15 का पावर 1 रखा। तो उसको हमने सॉल्व किया, मिला 379.13। तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, एक काम हो गया। अब हमें टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल वैल्यू। तो पहले साल आपको 40 मिला, सॉरी दूसरे साल 40 मिला, तीसरे साल 120, इन सबको फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। कितने साल के लिए? दूसरे साल आपको 40 मिला, तो उसको आप आपका प्रोजेक्ट चलेगा 6 साल, तो उसको आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे? 3 4 5 6, 4 साल के लिए कर पाओगे। तो एन की वैल्यू इसमें हो जाएगी 4। और कैश फ्लो तो आपका है ही 40, इंटरेस्ट रेट वही है 15%, तो फॉर्मूला वही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r का पावर n। इसमें हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि हमें टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो p हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो वैल्यू मिलने वाली 40, 40 हमारी प्रेजेंट वैल्यू, और इसी की हम फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहे हैं कि अभी जो 40 है, छठे साल में, दूसरे साल में जो हमें 40 रुपये मिले, छठे साल में उसकी क्या वैल्यू होगी। यानी कि हम दूसरे साल से फ्यूचर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 40 पुट करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले साल हमें मिल रहा था 160 का लॉस, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे कि जब हमने पैसा लगाया था 0 ईयर्स में, तो वो फ्यूचर में जो 160 का लॉस होगा तो उसकी अभी कितनी वैल्यू, तो यानी फ्यूचर को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए हमने इसको फ्यूचर वैल्यू पुट किया था और प्रेजेंट वैल्यू हमने सॉल्व किया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी वैल्यू दी है 2 3 4 5 6, तो ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी हमारी प्रेजेंट वैल्यूज है। ठीक है, ये सारी हमारी प्रेजेंट वैल्यूज है और इन चारों के लिए हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसीलिए आप देखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r का पावर n। एन डिपेंड करेगा कितने साल बचे, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है। तो पहले हम 40 के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारी पहली प्रेजेंट वैल्यू है। तो 40 पी के बदले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1+r, वही आपका 15% का पावर n। पहले ये जो 40 करेंगे तो कितने साल के लिए हम इन्वेस्ट कर पाएंगे? 1 2 3 4, 4 के लिए। तो इसलिए 40, जो आपका 40 है यहाँ पे 4 लिखे। फिर अगला जो 120 रुपये मिलेगा, सेम 1+r, r कितना है? 15%, तो 1+15% यानी 1.15, उसका पावर 3। 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 120 को हम 4 5 6 तीन ही साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर आएगा 160 का, प्रेजेंट वैल्यू 160, इसका मतलब चौथे साल में 160 मिलेगा, तो छठे साल के एंड में उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी हमें फ्यूचर वैल्यू फिर से निकालना है। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 1+r का पावर 2। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि चौथे साल मिल रहा है, तो हम 5 और 6 दो ही साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर पांचों साल हमें 200 रुपये मिलेगा, तो हम जानना चाहते हैं कि पांचों साल पे 200 मिलेगा तो छठे साल उसकी क्या वैल्यू होगी। तो 200 1+r, वही 1.15 का पावर 1, क्योंकि पांचों साल आपको मिला, आप एक ही साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे 1। और लास्ट में जो 240, उसको तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका टाइम खत्म यहाँ पे हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, सबको सॉल्व कर लोगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 1.15 का पावर 4, इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। ऐसे इसको चारों को, सॉरी पांचों को आपको सॉल्व करके ऐड करना है, तो हमें मिलेगा 934.07। तो ये हमारे आ जाएगी टर्मिनल वैल्यू। अब हमें क्या करना है, टर्मिनल वैल्यू मिल चुका है, पीवीसी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मिल चुका है, हमारा काम हो गया। अब हमें MIRR का फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या था आप लोगों का? देखिए, पीवीसी इज इक्वल टू टीवी, टीवी हमारा टर्मिनल वैल्यू, पीवीसी हमारा प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1+MIRR का पावर n, मतलब कितने टेन्योर के लिए आपका प्रोजेक्ट चला। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कीजिए। ठीक है, पीवीसी इज इक्वल टू टीवी 1+MIRR का पावर n, ये आपको मेमोराइज करना रहेगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। देखिए, पीवीसी, पीवीसी का वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट वो है 379.13, इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है? 934.07 डिवाइडेड बाय 1+MR का पावर n। कितने साल के लिए आपका प्रोजेक्ट चला? 6 ईयर्स के लिए, तो n कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। तब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो आपका है 1+MIR का पावर 6, ये इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है 379.13 इज इक्वल टू 934.07 का डिवाइड में 1+MIRR का पावर 6। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और उसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1+MIRR का पावर 6 इज इक्वल टू 934.07 डिवाइडेड बाय 379.13। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। चलिए हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं, साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे।
हमें चाहिए 934.07 डिवाइडेड बाय 379.13। इसको डिवाइड करके मिला हमें कितना 2.4637। 2.463 तीन डिजिट तक हम ले लेते हैं। 2.463 ये क्या है? ये है हमारे 1+mi_r का पावर 6। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए mi_r। तो किसी का पावर 6 है तो उस तरफ भेज के क्या हो जाता है? वो पावर 1.1/6 हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है मैथ्स का। 1+mr का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो इस तरफ 6 है उधर जाके 1/6 हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथ्स का कंसेप्ट है ना। यहाँ पे अगर लिखा है x की पावर 2 = 4, कोई बोलेगा x कितना है तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही होता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। इधर का स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर इधर की पावर 6 है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/, हो जाता है, वो हम जानते ही है। अब हमें 1+mi_r को सॉल्व करना है। हमें एक्चुअली mi_r को सॉल्व करना है, और 1 तो हम उसमें से माइनस करेंगे जो कि इसका आंसर होगा। तो हमें सॉल्व करना है 2.463 की पावर 1/6। किसी की भी पावर 1/6 कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फ्रैक्शनल पावर होती है उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? एबीएम के किसी चैप्टर में मैंने आपको ये तरीका बताया था शॉर्ट में। चलिए इस तरीके को भी रिवाइज करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है 2.463 की पावर 1/6। चलिए यहाँ पे जगह यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारा टारगेट है 2.463 की पावर 1/6। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो कभी भी पावर आपको 1/6 दी है और आपको एग्जाम में नॉर्मल सिंपल वाला कैलकुलेटर अलाउड होता है तो उसकी हेल्प से आप कैसे करेंगे? ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना है? आपको 1/6 को डिवाइड कर लेना है। जो पावर है उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग। और सारा काम आपका ये जो सिंपल कैलकुलेटर इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 को आपको 6 से डिवाइड करना है। कितना मिलेगा? ये मिलेगा 0.1666, इस तरह से मिल रहा है। 0.1666 ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पहले स्टेप पे आपको क्या करना है कि जो भी आपकी वैल्यू मिली है आपको, उसको आपको साइड में नोट करके लिखना है। चलिए इसका काम बस इतना ही था। 1/6 को पहले डिवाइड करके साइड में लिखना है। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद इसका नंबर आएगा। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेटर लेना है और उसमें 2.463 को लिखना है। हमें क्या करना है? कैलकुलेटर लेना है और इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब हमें कैलकुलेटर लेना है और उसमें ये वाली वैल्यू लिखनी है 2.463। चलिए लिखते हैं। ये वैल्यू लिख दी। अब हमें क्या करना है? 12 टाइम्स हमें ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये हमें 12 बार प्रेस करना होगा। ये सबके लिए 12, ऐसा नहीं कि ये 6 है तो 12 नहीं। 12 टाइम कोई भी नंबर है, यहाँ पे 1/6 हो, 1/3 हो, 1/2, कोई भी नंबर में 12 टाइम्स इसको प्रेस करना है स्क्वायर रूट को। तो 12 बार इसको प्रेस करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 बार आपने इसको प्रेस किया। अब आपका नेक्स्ट काम है -1। ठीक है, -1 आपको करना है। ठीक है, -1 हो गया। आपका नेक्स्ट काम है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आपको जो नंबर मिला था इस नंबर से, क्या नंबर मिला था हमें? 0.1666। ठीक है, यही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, 0.1666। ठीक है, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया अब आपको क्या करना है? इसमें प्लस। प्लस क्या प्लस करना है हमें? 1। जैसे हमने -1 किया था ना, अब हमें करना है +1। जैसे आप +1 करेंगे तो आपको क्या करना है? इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको 12 टाइम करना है। मल्टीप्लाई एक बार हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या वैल्यू मिली हमें? 1.162। 1.162 इसको लिख लेते हैं। देखिए आपको जो सॉल्व करके मिला वो वही है, 1.162। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और एक और बात लास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 12 बार हमें ये मल्टीप्लाई करना है, 12 बार मल्टीप्लाई। तो एक्चुअली मल्टीप्लाई इक्वल इस तरह से 12 बार आपको करना है। ठीक है, अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे ना, आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं देता। तो इसलिए मल्टीप्लाई इक्वल इस तरह से आपको 12 बार करना होगा। ये जो भी मैंने आपको स्टेप्स बोले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में इसमें करना है। तो पहला काम, आपको जो भी पावर दी गई है वो पहला स्टेप है, उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे 1/6 कितना है? 0.166। तो पहला काम ये। सेकंड काम आपको क्या करना है? जो भी आपका नंबर है इस नंबर को लिखना है 2.463। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपका जो स्क्वायर रूट का साइन है ना, इसको आपको 12 बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मैंने लिख दिया। आपको प्रेस करना है स्क्वायर रूट। आप पहले 1/6 करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसको नोट कर लेंगे। फिर आप दोबारा से अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे, मतलब 0 से ये वैल्यू लिखेंगे और 12 टाइम्स आप स्क्वायर रूट का जो साइन होता है उसको आप 12 टाइम्स प्रेस करेंगे कंटिन्यूस। जैसे आपने 12 टाइम प्रेस किया तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? -1। पांचवा स्टेप क्या रहेगा आपका? जो भी आपका ये नंबर आया तो इस नंबर से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये नंबर आप लिख देंगे। सिक्स स्टेप आपका क्या होगा? जैसे आपने -1 किया ना, आपको +1 करना होगा।
सेवन्थ और आपका लास्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको मल्टीप्लाई इक्वल, क्योंकि अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई 12 बार करेंगे तो आप पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार मल्टीप्लाई वो अलाउ ही नहीं करेगा, तो आपको मल्टीप्लाई 12 इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल इस तरह से करना है 12 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको रिवीजन भी समझ में आई होगी। चलिए एक बार शॉर्ट में इसको हम लोग एक बार रिवाइज भी करते हैं। हमने क्या कहा था, पहले हमें 1/6 को जो है डिवाइड करके रखना है, जो पावर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.1667, तो उसको मैंने नोट कर लिया। अब कैलकुलेटर में सबको जीरो कर देंगे, ठीक है, दोबारा सब हम कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जो ये नीचे का नंबर है इसको लिखना है 2.463, इसको लिखा। अगले स्टेप में मैंने क्या कहा था कि ये जो स्क्वायर रूट है 12 टाइम सबको प्रेस करना है। चलिए 12 टाइम प्रेस कीजिए, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद मैंने कहा था -1 कीजिए, तो यहाँ पे -1। उसके बाद मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ये वैल्यू आई थी, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 0.1666। उसके बाद मैंने कहा था +1 कीजिए, +1। और लास्ट में मैंने कहा था मल्टीप्लाई इक्वल को हमें 12 बार करना है। मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 1.162 ये वैल्यू मिली हमें, वही आपका आंसर था। देखिए 1.162 आपका रिवीजन में मैंने करा दिया, ये स्टेप्स आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी इस सिर्फ 1/6 नहीं, किसी का भी पावर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 8 का पावर 1/6, किसी का भी 1/6 1/10, तो हर जगह आपको यही वाला लॉजिक इस्तेमाल करना है। ये आपका फ्रैक्शनल पावर हर जगह इस्तेमाल होता है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो पावर है इसको पहले साइड में सॉल्व करना है। इसको हम पहले साइड में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पांचवा स्टेप है ना यहाँ पे, तो हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, तो हमें मालूम नहीं है दोबारा से हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो बेटर उसको पहले से साइड में मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। ये अगर आपको नहीं करना स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में सीधे 1/6 लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में 1/6 लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अलग से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ये जो है ये स्टेप्स आप लोग फॉलो कीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए हमने ये 1/6 पावर सॉल्व किया, तो हमें मिला 1.162, ये तो इसका वैल्यू है। 2.463 का पावर 1/6, तो इसका वैल्यू 1.162। और यहाँ पे 1 प्लस MI RR, हमें MI RR चाहिए, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो MI RR इज इक्वल टू 1.162 -1। अब आप क्या करेंगे, 1 में से 1.162 को, सॉरी 1.162 में से 1 को माइनस करेंगे, तो जैसे ही आप 1.162 में से 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.162। अगर हम आंसर परसेंट में लाना चाह रहे हैं तो 0.162 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 16.2%। यही हमारा MI RR है। अगर आपका MI RR रेट आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा है, तो आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 15%, और हमारा आंसर है 16.2, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो इस केस में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यही आपका फाइनल क्वेश्चन इसमें हो गया। आई होप आपको समझ आएगा कि MI RR में कंक्लूजन किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। MI RR को बिल्कुल फॉर्मूला आप लोग याद करके जाएंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट, पीबीसी इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस MI RR का पावर n। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना है 379.13, और टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है 934.07 डिवाइडेड बाय 1 प्लस MI RR का पावर 6, जो कि n का वैल्यू है। हमें ये सॉल्व करना है, तो इधर 6 है तो उधर जाके 1/6 हो जाएगा, और 1/6 कैसे हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया था, तो MI RR हमें यहाँ से मिल जाएगा 0.162। हमें आंसर चाहिए परसेंट में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 16.2%। हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15%, और हमारा जो रिटर्न मिल रहा है मॉडिफाइड रिटर्न वो है 16.2, यानी हमारा रिटर्न ज़्यादा है, तो रिटर्न ज़्यादा तो एक्सेप्ट कर लीजिए। इस केस में क्या है, MI RR रेट अगर हायर हो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उस प्रोजेक्ट को आपको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि खर्चा आप एक तरह से 15% का कर रहे हैं, पर बेनिफिट आपको 16.2% का है। MI RR हमारा मॉडिफाइड रिटर्न बता रहा है, तो हमें रिटर्न कितनी मिल रही है 16.2, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है दैट इधर एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और हमारी कॉस्ट कितनी जा रही है, ठीक है। कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना हमारे को बेनिफिट हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसी के बारे में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो। आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक और नाम है, वो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो। जो PI है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कितना आपको कैश फ्लो मिल रहा है उससे आपने कितना इन्वेस्ट किया, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो सिंपल सा कैश फ्लो कितनी है और कितना हमने इन्वेस्ट किया, तो इसी के रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हायर द इंडेक्स बेटर, तो जितना ज़्यादा इंडेक्स का वैल्यू आएगा उतना अच्छा, क्यों, क्योंकि
ये कैश फ्लो बता रहा है, ये इन्वेस्टमेंट बता रहा है। तो कैश फ्लो हमने न्यूमरेटर में रखा है, तो जितना बड़ा वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा कैश फ्लो होगा, तो उतना अच्छा बताएंगे ना। और जैसे जैसे कैश फ्लो बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसीलिए बोला गया है जितना अच्छा इंडेक्स उतना अच्छा हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। एनीथिंग बिलो 1, एक से नीचे नहीं होना चाहिए। एक से नीचे होगा तो मतलब ये हमारी कैश फ्लो, ये इन्वेस्टमेंट। अगर एक से नीचे है तो उसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और कैश फ्लो हमारी कम है। पैसा हमने ज़्यादा लगा दिया और हमारी उससे कमाई कम हो रही है, तो ये हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। और अगर एक से ऊपर का कोई भी नंबर है तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक नंबर का आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जितना भी आपका कैश इनफ्लो हो रहा है सबको आप डिस्काउंट कर लीजिए, मतलब 1 साल 2 साल जो भी मिल रहा है तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले। स्टार्टिंग में आपने कितना कैश लगाया उससे आप उसको डिवाइड कीजिए। तो जो भी हमारी कैश इनफ्लो होने वाली है उसको हम करेंगे ऐड और डिवाइड करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो से कि कितना पैसा हमने लगाया था। तो यही फॉर्मूला आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक, इसमें बोला है कि सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट, आपके पास 3 प्रोजेक्ट है और डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो आपको दिया हुआ है। तो पहले प्रोजेक्ट में आपको 5,50,000 का खर्चा होगा, दूसरे में 75 और तीसरे में 1,20,00,000। तो 3 प्रोजेक्ट हमें गिवन है। सपोज फर्दर दैट सम ऑफ डिस्काउंटेड, तो इसमें आपको सारा काम ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सम ऑलरेडी दिया हुआ है। कैश इनफ्लो का जो सम है वो कितना है, पहले प्रोजेक्ट में 6,50,000, दूसरे में 95 और तीसरे में 1,30,000। कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मतलब तीनों का अलग से आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्ट किया। तो पहले वाले प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट किया, 5,50,000। कैश फ्लो कितना मिल रहा है पहले वाले का, 6,50,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे दूसरे वाले में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 75,000। कितना कैश फ्लो मिल रहा है, 95। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कितना इन्वेस्ट किया गया, 1,20,00,000। फायदा कितना हो रहा है, 1,30,000। 1,30,000 का फायदा कितना इन्वेस्ट। सो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदा इसी जो है इसको अब हम रेशो हमने पुट कर दिया, यानी हमने इन्वेस्टमेंट कितनी मतलब कितना हमें प्रॉफिट हो रहा था, जो भी हमारी कैश फ्लो थी उसका हमें सम लेना है। ठीक है, जो भी हमारी कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करके उसका सम लेना, डिवाइडेड बाय कितने का हमने इन्वेस्ट किया, यही हमारा होता है पीआई रेशो। तो तीनों में हमें जो सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो गिवन था और इन्वेस्टमेंट गिवन था, हमने तीनों का जो रेशो यहाँ पे सॉल्व करना है। सिंपल कैलकुलेटर लेके आप इसको पुट कर सकते हैं। 6,50,000 को अगर आप 5,50,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.18। ऐसे 95 को 75 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.27। ऐसे 1,30,000 को अगर आप 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.001। तो इसमें से सबसे अच्छा रेशो कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, देखिए 1.18, 1.27, 1.001, तो सबसे बेस्ट ही है। तो सबसे अच्छा आपके लिए प्रोजेक्ट 2 है, इसको पहले नंबर दिया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा अच्छा है, दूसरे नंबर पे 1.18, इसको दूसरा नंबर दिया जाएगा। फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पैसे बचे, तो आप इस तीसरे वाले को लास्ट में सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं और हमने देखा कि जो हाईएस्ट कैश फ्लो है, सबसे ज़्यादा कैश फ्लो किस में हो रहा है, इस वाले में हो रहा है। येट इट्स प्रॉफिटेबल इंडेक्स इज लो, भले ही इसमें सबसे ज़्यादा कैश फ्लो हो रहा है। कितना कैश फ्लो हो रहा है देख लीजिए, 1,30,00,000, सॉरी 1,30,000 का सबसे ज़्यादा कैश फ्लो इसमें है। तो सिर्फ कैश फ्लो नहीं देखना, हमें ये देखना कि हमने खुद से कितना खर्चा किया। तो हमने 1,20,000 का खर्चा किया, तभी हमें 1,30,000 का फायदा हुआ। यानी इसमें जो हमारा रेशो है देखिए 1.001, ये रेशो बहुत कम है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें। जैसे ये यहाँ पे हमने सिर्फ 75,000 इन्वेस्ट किए थे और हमें 95,000 की कमाई हुई। तो यानी अगर सिर्फ पैसे देखना हो, कैश फ्लो देख के डिसाइड करना हो, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट था। सबसे ज़्यादा कैश फ्लो यहाँ हुई है 6,50,000 और यहाँ पे 1,30,000। तो देख के लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कैश फ्लो यहाँ हुई है, तो ये एकदम बेस्ट प्रपोजल है, बट रियलिटी ये नहीं है। क्यों, क्योंकि 1,30,000 का हमने जो फायदा कमाया, तो हमें ये भी देखना कि हमने कितना पैसा लगाया। तो यहाँ पे 1,20,000 लगाया, तभी 1,30,000 की हमें कमाई हुई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये वाला अच्छा नहीं है, तो बाकी वाले जो है ये दो बेस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका पीआई रेशो, तो जितना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशो उतना बेस्ट माना जाता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, ये सेकंड नंबर पे ये और लास्ट पे ये। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। मान लीजिए 4-5 कैश फ्लो दिया होता तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते, वही वाला फॉर्मूला लगा के C1 1 + R का पावर n, C1 R का पावर 1, C2 R का पावर 2। अगर 4 साल का होता, सबको जोड़ के ऐड करके कितना इन्वेस्ट किया, तो उससे हमारा पीआई आ जाता। ठीक है, तो कई बार आपको सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, अगर नहीं भी दिया, आपको सिर्फ कैश फ्लो दिया और टाइम दिया, आप आसानी से अपने फॉर्मूले से जो है अपना कैश फ्लो निकाल सकते हैं डिस्काउंट करके और फिर उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंपल फॉर्मूले में पुट किया। पहले प्रोजेक्ट के लिए 650 डिवाइडेड बाय 550, दूसरे के लिए 95 डिवाइडेड बाय 75 और तीसरे प्रोजेक्ट में 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तीनों के रेशो निकले, सबसे बेस्ट रेशो ये है, तो सबसे अच्छा ये इंडेक्स है, सेकेंड नंबर पे ये और लास्ट में ये। ठीक है, इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है इसके सारा न्यूमेरिकल्स खत्म। लास्ट का बस एक छोटा सा टॉपिक बचा, इसको भी देख लेते हैं। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब हमें जो बेनिफिट देखने हैं
उसमें जैसे सोशल कॉस्ट मतलब जैसे हम लोग कोई कंपनी है, कोई पॉल्यूशन कर रही है तो उसको हम नेगेटिव पॉइंट मानेंगे, लोगों को बेनिफिट हो रहा है उसको पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। मतलब हमें सोशल कॉस्ट को भी इंक्लूड करना होगा, फिर अपने बेनिफिट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज और जो आपकी कॉर्पोरेशन होती है तो उनको कई सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उनको, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ब्रिज, डैम्स, बहुत सारा काम उनको करने होते हैं सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट्स को। अब उनको डिसीजन लेना है, ठीक है, अपना डिसीजन वो बेटर करने के लिए क्या करेंगे, एस सी बी एस कैरिड आउट। एस सी बी एस सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी, जो भी आपका खर्चा लगेगा तो आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपको सोशल कॉस्ट को भी लेना पड़ेगा। और सोशल कॉस्ट अगर कोई इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम नेगेटिव मार्क्स देके उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसमें बताया हुआ है पूरा। ऑन द वन हैंड वी हैव टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो एक मान लीजिए आपने कुछ एयरपोर्ट बनवाया कहीं पे, तो आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट वहाँ पे एस्टिमेट की। एंड ऑन द अदर हैंड सोशल कॉस्ट, एक तो आपको सच में जो खर्चा हुआ वो तो आप ले रहे हैं, ऑन द अदर हैंड द सोशल कॉस्ट एज वेल एज द बेनिफिट। तो हमें साथ में देखना पड़ेगा कि सोशल कॉस्ट कितनी हुई है और साथ में लोगों को बेनिफिट कितने हुए। सोशल कॉस्ट मतलब लोगों को कुछ अगर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हो तो उसकी भी हमें कीमत एक वैल्यू के तौर पे दिखानी होगी, और लोगों को जो बेनिफिट मिले वो भी दिखाने होगी। बेनिफिट को हम प्लस लिखेंगे और जो भी सोशल कॉस्ट एडवर्स हुए तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। वन हैज़ टू अटैच और अलॉट वैल्यू टू ईच सच इम्पैक्ट और बेनिफिट। तो कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा है सोशल कॉस्ट की वजह से तो उसको, और जो बेनिफिट है उसको हमें लिखना पड़ेगा। एडवर्स इम्पैक्ट विल हैव ए नेगेटिव, तो कोई एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके लिए हम नेगेटिव वैल्यू देंगे, और कोई बेनिफिट है तो उसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे। एडवर्स इम्पैक्ट इज अ सोशल कॉस्ट। तो जो भी एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैसे आपके लिए एयरपोर्ट बनाएगी तो हो सकता है वहाँ पे जंगल हो तो जंगलों को काटा गया हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे थोड़ा सा पॉल्यूशन भी बढ़ गया उसकी वजह से, और जंगल के जो जानवर हैं उनको भी काफ़ी लॉस हुआ उसकी वजह से। तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोशल कॉस्ट। कुछ पॉजिटिव पॉइंट कि एयरपोर्ट अब लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई, यहाँ से वहाँ ट्रैवल में उनका टाइम काफ़ी सेव हो गया, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइनल डिसीजन लेना होगा। एडवर्स इम्पैक्ट इज अ सोशल कॉस्ट। लॉस ऑफ मैनग्रोव्स, जनरेशन ऑफ पॉल्यूशन जो आप जनरेट कर रहे हैं, प्लांट्स को आप हटा रहे हैं, या कुछ बर्ड्स की स्पीसीज या रेयर स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट कर रही है, या वाटर लेवल जो है डाउन हो रहा है, या हेल्थ को लेके इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सारे हमारे सोशल कॉस्ट इसमें हो जाएंगे। या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो ये सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि सोशल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं। बेनिफिट्स, अब आपको फायदे भी होंगे इसके, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो क्या बेनिफिट है, अब आप ट्रैवल करेंगे, आपका टाइम सेव होगा, फ्यूल सेव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। अब जैसे एयरपोर्ट चलेगी या फिर कोई रोड स्पोर्ट्स ये सब होगी तो जो है लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी उस काम के लिए ना। सड़कें बनती है, ब्रिज बनते हैं, तो वहाँ पर कितने सारे लोग काम करते हैं, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सरकार को ईजी होगी। तो इस तरह से जो है सरकार डिसीजन लेती है। इफ नेट रिजल्ट, अगर ये जो भी नेगेटिव लॉसेस हुए उनकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे और जो भी फायदे उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। इफ नेट रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, तो ये जो कुछ फायदे हुए कुछ नुकसान हुए, इसका नेट रिजल्ट अगर आपको पॉजिटिव आता है और इक्वल आता है और मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जितने का हमने हमने खर्चा किया और ये वैल्यू अगर उससे ज़्यादा या इक्वल आती है, तो हम अपने कॉस्ट को, अपने प्रोजेक्ट को जो है बेनिफिशियल मान के चलते हैं। यानी सोशल कॉस्ट जो बेनिफिट एनालिसिस है, इसमें हम नॉर्मल जो आपके खर्चे आ रहे हैं प्रोजेक्ट में उसमें आपके जो सोशल कॉस्ट है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो सोशल कॉस्ट में दो है, या तो लोगों को नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, तो दोनों को हम लेंगे। तो जो लोगों को जैसे आपने कोई एयरपोर्ट बनवाई या कोई सड़कें, कोई पोर्ट, कोई ब्रिज, डैम कुछ भी बनाया, तो मान लीजिए उसमें लोगों को क्या क्या नुकसान है, मतलब एज ए सोसाइटी एज ए होल जो हमारा नेचर है उसको क्या क्या नुकसान है, उन सबको देंगे नेगेटिव पॉइंट्स। क्या क्या फायदा हुआ लोगों को या हमारे नेचर को, उसको देंगे प्लस पॉइंट। तो माइनस प्लस का नेट देखेंगे, अगर वो नेट वैल्यू प्लस आ रही है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है उससे वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तब हम उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, और प्लस होना चाहिए तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो वही होता है हमारा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें सोशल कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है अपनी बेनिफिट की कॉस्ट को देखने के लिए, और तभी हम डिसीजन लेते हैं कि प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेटर सम आपका आ गया, और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये तो सब हमने ऑलरेडी आपके किए हुए हैं, चैप्टर्स में ही है। और पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि ये इसमें बोला है कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक विच डज नॉट रिक्वायर द कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। एक ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं लेते अपने डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें दी हैं, तो आपका ये पे बैक पीरियड मेथड इसमें होगा। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में पूरा देख चुके हैं कि पे बैक पीरियड, आईआरआर मेथड, ये सारे मेथड्स क्या होते हैं, उसी को थ्योरी करके दिया हुआ है। ऐसे सेकंड बोला है कि आईआरआर मेथड वुड फेवर प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने देखा था ना इससे पहले वाले में। तो ये कौन से वाले प्रोजेक्ट को जो है एक्सेप्ट करते हैं, हैवी कैश इनफ्लो, जो स्टार्टिंग में आपको अच्छा कैश फ्लो मिलेगा तो उसको बेटर मानते हैं, क्योंकि अभी पैसा मिलेगा बाद में मिलेगा, तो अभी ज़्यादा कैश फ्लो मिलेगा तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
तीसरा, वाइल एवेल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एवेल्यूएट कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज यूज, तो कौन सी वाली टेक्निक में जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस्तेमाल किया जाता है? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमने देखा था ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या कर रहे थे, जो भी हमारी कैश फ्लो है उसको हम डिस्काउंट कर रहे थे। आईआरआर में उसको नहीं कंसिडर करते, इसमें हम लोग डिस्काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट करना है, तो ये हम कौन सा नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में होता था C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की कैश फ्लो को जो है डिस्काउंट कर रहे हैं। तो जो डिस्काउंटिंग का मेथड है, डिस्काउंट करना मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना, जो फ्यूचर की कैश फ्लोज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हम नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले में इस्तेमाल कर रहे थे। चौथा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एज ए कॉस्ट, तो कौन सी वाली टेक्निक है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को आपकी कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे थे? तो वो था आपका ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। लास्ट आपका एक और क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एक न्यूमेरिकल है। इसमें बोला है ए कंपनी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। एक कंपनी है मैनेजमेंट, उन्होंने डिसाइड किया है कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करेंगे एक प्रोजेक्ट में विद 5 ईयर लाइफ। प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 साल, नो रेजिडुअल वैल्यू, कोई इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इफ टोटल इनकम, उस प्रोजेक्ट से आपकी जो इनकम है वो 60 लाख की होने वाली है, एंड रिकॉग्निशन इज गिवन टू, और इसमें जो आपको डेप्रिसिएशन का मेथड इस्तेमाल करना है वो कौन सा करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करना है। सो आपको अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें कितना हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा फॉर्मूला, कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितनी हमने इन्वेस्टमेंट की, उसका हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, कितनी हमने इन्वेस्टमेंट की, कितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट ने कितने की, हमने की 1 करोड़ की, 1 करोड़ CR लिख देती हूँ मैं। स्क्रैप वैल्यू कितना, कुछ भी नहीं है, रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं, तो 0 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2। 1 करोड़ को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 लाख। ठीक है, मैं 50 लाख लिख देती हूँ इसका। ठीक है, तो हमारे को एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी मिल गई, 50 लाख की। तो ये हमारा आंसर हो गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, 500 साल में कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय 5। तो जो टोटल इनकम जनरेट हुई इस प्रोजेक्ट से वो है 60 लाख। तो प्रोजेक्ट था 5 साल के लिए, तो हर साल का प्रोजेक्ट जो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, तो 60 लाख की आपकी कमाई हुई, आपकी इनकम, और कितने साल में हुई, 5 साल में हुई। तो हमें करना क्या, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए। तो 60 लाख की इनकम हुई और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 लाख क्या आ गया हमारा, 12 लाख हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो दूसरा काम भी हमारा हो गया, एवरेज प्रॉफिट, इसको हम पुट करेंगे 12 लाख। और हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न चाहिए परसेंट में, तो परसेंट लगाने के लिए हम यहाँ 100 लगा देते हैं। ये आपका लाख से लाख कैंसिल हो गया, 50 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 12 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 24%। ठीक है, तो बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, यही आपका दिया भी। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बस न्यूमेरिकल, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इसमें पूछा है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कितना आपने इन्वेस्ट किया, दोनों का आपको एवरेज लेना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, तो 60 लाख का प्रॉफिट हुआ कितने साल में, आपको 5 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट था ना, तो 5 साल में आपको 60 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो एक साल का एवरेज प्रॉफिट क्या है, 60 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 12 लाख। तो हर साल का 12 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, तब जाके 5 साल में आपको 60 लाख का हुआ। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, 1 करोड़ की। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है जितने की भी आपने इन्वेस्टमेंट की प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 1 करोड़ प्लस स्क्रैप वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 करोड़ को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 50 लाख पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 से ये लैक्स से लैक्स कैंसिल हो गया आपका, 50 से 2 बार हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24%। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।